तो अमेरिका और ईरान के बीच की ये जो पूरी बाजी है, ये कुछ ही हफ्तों में पलट कैसे गई? सोचिए, जो अमेरिकी राष्ट्रपति कुछ समय पहले तक बिना शर्त सरेंडर की मांग कर रहे थे, वही आज शांति समझौते के लिए इतने बेताब क्यों हैं? चलिए, इसी कहानी को जरा और गहराई से समझते हैं। देखिए, 6 मार्च को राष्ट्रपति ट्रंप का रुख एकदम बिल्कुल साफ था और सख्त भी। उन्होंने कहा, ईरान के साथ कोई समझौता नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ बिना शर्त सरेंडर। और उस समय सच में ऐसा ही लग रहा था कि अमेरिका का ही पूरा कंट्रोल है। लेकिन फिर कुछ ही हफ्तों के अंदर पूरा पासा पलट गया। सवाल यह है कि अमेरिका अब किसी भी शर्त पर शांति समझौते के लिए इतना बेताब क्यों है? आखिर ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका को ईरान की शर्तें मानने तक की नौबत आ गई? तो इसकी जो पहली और सबसे बड़ी वजह है, वो है हॉर्मुज़ की नाकाबंदी का फेल हो जाना। और ये नाकाबंदी अमेरिकी रणनीति का एक बहुत ही अहम हिस्सा थी। प्लान सीधा सा था। अगर ईरान हॉर्मुज़ जल्द अमरू मध्य को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, तो अमेरिका अपनी नौसेना से उसे घेर लेगा। मकसद बिल्कुल साफ था, ईरान को तेल बेचकर पैसा कमाने से रोकना। और माना जा रहा था कि ये ट्रंप का तुरुप का इक्का साबित होगा। लेकिन यहाँ दावे और हकीकत के बीच का फर्क साफ नजर आता है। एक तरफ तो ट्रंप टोटल कंट्रोल का दावा कर रहे थे, लेकिन असल में हो ये रहा था कि ये नाकाबंदी पूरी तरह से फेल हो रही थी। मतलब ईरान का तेल उनकी नाक के नीचे से निकल रहा था। अब सवाल यह है कि ये नाकामी कितनी बड़ी थी। तो देखिए, कार्गो ट्रैकर्स के हिसाब से नाकाबंदी शुरू होने के बाद कम से कम 34, जी हां 34 ईरानी टैंकर अमेरिकी घेरे को पार कर गए। ये कोई छोटी मोटी चूक नहीं थी, ये एक बहुत बड़ी नाकामी थी। तो फिर सवाल उठता है कि ये हो कैसे रहा था? मतलब ईरानी टैंकर कर क्या रहे थे? देखिए, वो रात के अंधेरे में अपने ट्रांसपॉन्डर बंद कर देते थे और फिर पाकिस्तान और भारत के तटों से एकदम चिपक कर निकलते थे। इससे वो अंतर्राष्ट्रीय पानी में जाने से बच जाते थे, जहां अमेरिका उन पर कोई एक्शन ले सकता था। अब नाकाबंदी का फेल होना तो एक बात थी, इसके अलावा एक और बहुत बड़ी वजह थी, और वो थी पेंटागन के अंदर चल रही उथल-पुथल और आपसी मतभेद। देखिए, एक पुरानी कहावत है कि एक तलवार उतनी ही अच्छी होती है जितना उसे चलाने वाला। और ये बात अमेरिकी सेना की मौजूदा हालत पर बिल्कुल सटीक बैठती है। कागज पर तो दुनिया की सबसे ताकतवर नौसेना है, लेकिन लीडरशिप की वजह से वो बेअसर साबित हो रही थी। पेंटागन के अंदर चल क्या रहा था? जबरदस्त खींचतान। अमेरिकी नौसेना सचिव, उन्हें निकाल दिया गया। 24 से भी ज्यादा जनरलों और एडमिरल्स को या तो नौकरी से निकाल दिया गया या फिर साइडलाइन कर दिया गया। और जो टॉप डिफेंस ऑफिशियल्स थे, उनके बीच भी लगातार झगड़े चल रहे थे। और इस सब की एक बहुत भारी कीमत भी चुकानी पड़ रही थी। अमेरिका इस पूरे संघर्ष में अब तक लगभग 28 से 35 बिलियन डॉलर्स खर्च कर चुका है, और बदले में हाथ कुछ खास लगा नहीं है। तो एक तरफ अमेरिकी खेमे में ये सब उथल-पुथल चल रही थी, और दूसरी तरफ ईरान ने इंफॉर्मेशन वॉर में बड़ी चतुराई से अपनी एकता का प्रदर्शन किया। अमेरिका क्या कह रहा था? वो ये कह रहे थे कि ईरान की लीडरशिप बिखरी हुई है, आपस में ही लड़ रही है। लेकिन इसके जवाब में ईरान ने अमेरिकी दबाव के खिलाफ एक जबरदस्त एकजुट मोर्चा दिखाया। और उन्होंने ये किया कैसे? बड़ा दिलचस्प तरीका था। ईरान के राष्ट्रपति और संसद के स्पीकर ने एक ही समय पर बिल्कुल एक जैसे सोशल मीडिया पोस्ट किए। इन पोस्ट के जरिए उन्होंने अंदरूनी फूट की सारी अफवाहों को खारिज कर दिया और देश की एकता का एक मजबूत संदेश दिया। ईरान का इस पर क्या कहना था? उनका कहना है कि अमेरिका ये अंदरूनी फूट की कहानी जानबूझकर फैला रहा है, ताकि अगर बातचीत फेल हो जाए तो उसका इल्जाम ईरान पर डाला जा सके और आगे हमलों के लिए एक बहाना भी तैयार हो जाए। तो अब जब अमेरिका की ये सारी कमजोरियां सामने आ गईं, तो प्रशासन के पास विकल्प भी बहुत कम और जोखिम भरे ही बचे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो व्हाइट हाउस इस वक्त 4 रास्तों पर सोच विचार कर रहा है। पहला, होर्मुज़ के पास टारगेटेड स्ट्राइक करना। दूसरा, ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करना। तीसरा, उनके नेताओं की टारगेटेड किलिंग्स करना। या फिर चौथा, बस इंतजार करना और बातचीत की टेबल पर आना। लेकिन इनमें से जो पहले 3 एग्रेसिव ऑप्शन हैं, उनमें खतरे भी बहुत बड़े हैं। ईरान का कोस्टल डिफेंस बहुत मजबूत है, इसलिए होर्मुज़ पर हमले शायद बेअसर ही साबित हों। इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया तो एक बड़ा युद्ध छिड़ सकता है और दुनिया भर में मंदी आ सकती है। और अगर नेताओं को निशाना बनाया गया तो बातचीत की सारी उम्मीदें ही खत्म हो जाएंगी। और अब आते हैं आखिरी और शायद सबसे जरूरी वजह पर, और वो है इलेक्शन कैलेंडर का पॉलिटिकल प्रेशर।
देखिए, समय बहुत तेजी से निकल रहा है। कच्चे तेल की कीमतें $90 प्रति बैरल से ऊपर जा चुकी हैं। देश में महंगाई की चिंता बढ़ रही है और ऊपर से नवंबर में मिड टर्म इलेक्शंस भी हैं। ऐसे में एक लंबा संघर्ष खींचना पॉलिटिकली बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है। मतलब राष्ट्रपति ट्रंप के लिए अब कोई समझौता करना सिर्फ एक फॉरेन पॉलिसी का गोल नहीं रह गया है, ये उनके पॉलिटिकल सर्वाइवल का सवाल बन गया है। सीधी सी बात है, अगर मिड टर्म इलेक्शन में रिपब्लिकन हार गए तो ट्रंप एक लेम डक प्रेसिडेंट बनकर रह जाएंगे। और ये बात ईरान बहुत अच्छी तरह से जानता है। उन्हें पता है कि वक्त उनके साथ है और इसीलिए वो अपनी मांगों पर डटे हुए हैं। देखिए, वो दबाव झेल सकते हैं, लेकिन ट्रंप के पास वक्त की कमी है। लेकिन एक और बात है, हार मानना ट्रंप के लिए मुश्किल है। हो सकता है कि उनका ईगो उन्हें एक आखिरी बड़े हमले के लिए उकसाए, ताकि पीछे हटने से पहले एक जीत का ऐलान किया जा सके। और ये एक बहुत ही खतरनाक संभावना बनी हुई है। तो ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब पॉलिटिकल घड़ी की टिक टिक साफ सुनाई दे रही है, तो इस हाई स्टेक्स नेगोशिएशन में असली बाजी किसके हाथ में है?